अगर मल्टीपल यूनिवर्स थ्योरीज को सच माना जाए तो हम इंसानों के लिए डिफरेंट यूनिवर्स में रह रही हमारी खुद की कॉपी को फाइंड करना इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं, जिनके अनुसार हमारे यूनिवर्स के बिल्कुल साथ साथ ही एक दूसरा यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि स्पेस की गहराइयों में इस तरह के इनफाइनाइट यूनिवर्स भी एग्जिस्ट कर सकता है, जिन्हें पैरेलल यूनिवर्स भी कहा जाता है। साल 1954 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए ह्यूग एवरेट नाम के एक स्टूडेंट ने मल्टीवर्स की थ्योरी को दुनिया के सामने रखी थी। उनकी इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली स्प्लिट यानी कि अलग हो रहा है और इसके हर एक स्प्लिट से अपना खुद का एक यूनिवर्स बनकर तैयार होता जा रहा है। इस थ्योरी को सिंपल वर्ड्स में कहे तो आप मान लो कि यूनिवर्स एक फ्लो चार्ट है जो अपने आप स्प्लिट होकर लगातार ब्रांचेस में बांट रहा है और ये बटी हुई ब्रांचेस अपना खुद का अलग अलग यूनिवर्स बना रही है। आज इस थ्योरी को लेकर बहुत से प्रैक्टिकल डायमेंशंस मौजूद है, जिनके अनुसार पैरेलल यूनिवर्स रियलिटी में एग्जिस्ट तो कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन पर सब कुछ हमारे यूनिवर्स जैसा ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद किसी धरती पर हुई वर्ल्ड वॉर का नतीजा कुछ और ही हो, या फिर वहाँ धरती से एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर्स अभी भी रह रहा हो। इतना ही नहीं, ये भी हो सकता है कि शायद किसी यूनिवर्स में धरती से इंसान बिल्कुल डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके हो। अब जब बात पैरेलल यूनिवर्स की चल रही है, तब उसमें क्वांटम मैकेनिक्स का जिक्र होना लाजमी है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को जल्द ही ये समझ आ गया कि फोटोन जैसे क्वांटम पार्टिकल्स अपने मुताबिक अलग अलग फॉर्म्स लेते हुए नजर आते हैं। और जिन साइंटिस्ट ने फोटॉन्स को नोटिस किया था, उन्होंने देखा कि कभी ये फोटॉन्स पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे तो कभी वेव्स की तरह, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम इंसान कभी सॉलिड हो और अगले ही पल हम गैस बन गए हो। इस फिनोमेनन को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसे फिजिसिस्ट वर्नर हीजेनबर्ग द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन से ही क्वांटम मैटर्स के बिहेवियर को बदल सकते हैं। हालांकि फिजिसिस्ट नियल बोर का इस बारे में थोड़ा अलग मानना था, क्योंकि उनकी थ्योरी के अनुसार क्वांटम पार्टिकल एक समय के लिए हर पॉसिबल स्टेट में एग्जिस्ट करता है और जब हमारे द्वारा उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है तब इससे इन पार्टिकल्स का बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशंस इन पार्टिकल्स को उस पल में एक पर्टिकुलर कंडीशन में रखने के लिए फोर्स करती है। क्वांटम पार्टिकल्स की तरह ही यूनिवर्स भी अपने डुप्लीकेट्स बनाता है और क्वांटम मैटर की हर पॉसिबल स्टेट के लिए मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स में स्प्लिट हो जाता है। हालांकि पैरेलल वर्ल्ड थ्योरी की अपनी कुछ उलझने हैं और शायद यही वजह है कि इस थ्योरी को लेकर कुछ साइंटिस्ट अनकंफर्टेबल रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जिसका पॉसिबल आउटकम सिर्फ मौत ही है। तब ह्यूग एवरेट की थ्योरी के अनुसार स्पेस की गहराइयों में कोई न कोई ऐसा पैरेलल यूनिवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है जिसमें आपकी मौत पहले ही हो चुकी है, जिसके चलते पैरेलल यूनिवर्स के मौजूदगी की संभावनाएं और भी बढ़ जाती है। अब अगर आपको लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए ह्यूग एवरेट की थ्योरी एक लौती ऑल्टरनेटिव है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी नाम की एक दूसरी थ्योरी के माध्यम से ऐसा क्लेम किया गया है कि दुनिया में क्वांटम मैटर से भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि इतना काफी नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी भी ये क्लेम करती है कि पैरेलल यूनिवर्सेस सच में एग्जिस्ट कर सकता है। हालांकि अगर हम बिग बैंग के समय से देखें तो ऐसा भी माना जाता है कि हम इंसान बहुत हद तक पैरेलल यूनिवर्स तक पहुंच गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? वो यूनिवर्स में हमारी बाउंड्री है जिसमें हम एक्सेस पा सकते हैं। आज हम जिस यूनिवर्स को देखते हैं वो आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के बाद निर्मित हुआ था, जिस दौरान ये न सिर्फ काफी ज्यादा हॉट और डेंस था, बल्कि बहुत सारे मैटर और रेडिएशन से भी भरा हुआ था और उस इनिशियल स्टेट से ही ये लगातार एक्सपैंड, कूल और ग्रेविटेट कर रहा था। हम सभी स्पेस में जितना पीछे देखेंगे उतनी ही ज्यादा हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। हालांकि असलियत तो ये है कि आप चाहकर भी यूनिवर्स की शुरुआती समय में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर यूनिवर्स एक सर्टेन टेम्परेचर और डेंसिटी तक एक्सीड कर चुका होगा तब हम इसकी उन प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे जो इसके पास नहीं होना चाहिए। अब अगर यूनिवर्स का स्ट्रेच करना इसी तरह से कंटिन्यू रखा और न्यू स्पेस क्रिएट कर दिए, तब कुछ जगहों पर हॉट बिग बैंग्स का क्रिएशन होगा, जिन्हें हम यूनिवर्स कहते हैं। हालांकि आप इन पैरेलल यूनिवर्स के बीच कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, फिर चाहे ये सभी एक जैसे स्मॉल रीजन से इमर्ज ही क्यों ना हो। इसके अलावा यूनिवर्स के बीच कोई इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपस में कैजुअली कनेक्टेड नहीं है। हालांकि फिलहाल में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो ये सब बदल सकता है और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कॉस्मिक रे डिटेक्शन टेस्ट।
जो कि ऐसे पार्टिकल्स को खोजता है जो हमारे यूनिवर्स के बाहर के होते हैं। अब अगर नासा के एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांसिएंट एंटेना यानी कि एनिटा की बात करें तो ये डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक एंटेनास को एंटार्क्टिका की कोल्ड ड्राई एयर में ऊंचाई पर होल्ड करने के लिए जायंट बलून का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इसको रेडियो सिग्नल्स ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इसके आसपास शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता। शायद ही आपको मालूम हो कि धरती पर आउटर स्पेस से हर वक्त हाई एनर्जी पार्टिकल्स आते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि हम कभी ऐसा कुछ जनरेट ही नहीं कर सकते। इन सिग्नल्स में न्यूट्रिनोज नाम के जो लो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो धरती से आराम से पास हो जाते हैं, लेकिन इनसे अलग जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो धरती के सॉलिड मैटर की वजह से रुक जाते हैं, जिसका सीधा सा ये मतलब होता है कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स को तभी डिटेक्ट किया जा सकता है जब वो आउटर स्पेस से आया हो। अब अगर हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं भेज सकते, तब हम पैरेलल यूनिवर्स की वजूद को किस तरह से टेस्ट करेंगे? वेल, साइंटिस्ट के अनुसार अगर हमारा यूनिवर्स किसी दूसरे यूनिवर्स के साथ टकरा जाए, तब ऐसे में हमें पैरेलल यूनिवर्स के कुछ एविडेंस जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ थ्योरिस्ट के अनुसार इन यूनिवर्स की टक्कर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर कोल्ड और हॉट स्पॉट्स छोड़ जाएगी, जिन्हें हम एडवांस स्काई सर्वे से डिटेक्ट कर सकते हैं। स्पेस टाइम के फैब्रिक में जो ग्रेविटेशनल वेव्स लहराती है वो भी कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए सबूत दे सकती है। दरअसल बिग बैंग के बाद जो ग्रेविटेशनल वेव्स कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर बच गई थी, उन्होंने इस पर छोटे छोटे कर्ल्स बना दिए थे, और अगर हम अपने टेलीस्कोप की मदद से इन कर्ल्स को फाइंड कर लेते हैं, तब ये भी पैरेलल यूनिवर्स के वजूद का एक बहुत ही बड़ा एविडेंस होगा। हालांकि इससे पहले पैरेलल यूनिवर्स के वजूद का सबूत मिले, आपको जरूर जान लेना चाहिए कि पैरेलल यूनिवर्स और ब्लैक एंड व्हाइट होल के बीच एक तगड़ा कनेक्शन है। ब्लैक होल स्पेस के वो टेरिफाइंग ऑब्जेक्ट्स है जो अपने करीब आने वाली हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल्स का निर्माण जायंट स्टार्स के टकराने से होता है, जिसके चलते उनके अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है कि कुछ भी इनसे नहीं बच सकता, यहाँ तक रोशनी भी नहीं। अब बात व्हाइट होल्स की करे तो ये ब्लैक होल्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि अपने अंदर मौजूद हर चीज को बाहर निकालते रहते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद अब सवाल आता है कि आखिर ब्लैक एंड व्हाइट होल आपस में कनेक्टेड कैसे है? दरअसल हर एक व्हाइट होल एक और नए बिग बैंग को जनरेट कर सकता है, और इनके जनरेट होने से हमारे यूनिवर्स और उसके बाहर भी मल्टीपल यूनिवर्सेस जनरेट होते हैं, जो कि शायद हमारे यूनिवर्स के बिल्कुल कॉपी हो सकते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है मल्टीवर्स के क्रिएशन होने की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारी इस अनंत ब्रह्मांड में क्या पैरेलल यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।